हेलो बच्चों, मैंने आपसे बात की संस्कारों के बारे में। हमारे प्राचीन भारत में संस्कारों के लिए कहा गया कि यह एक प्रकार से सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक और आध्यात्मिक उन्नति का साधन रहे हैं। बहुत ही सरल भाषा में बात करने के लिए मैंने आपसे पिछले वीडियो में बात की थी कि यह संस्कार एक ऐसे सॉफ्टवेयर हैं जिसके अंदर हमारी ह्यूमन लाइफ ऑपरेट की जाती है। यानी कि मैंने आपसे कहा था कि यह एक प्रकार का ह्यूमन लाइफ ऑपरेटिंग सिस्टम है। मेरे कहने के पीछे तात्पर्य ये था कि मैं आज की जनरेशन को यह समझाना चाहती हूँ कि किस तरीके से ह्यूमन लाइफ ऑपरेटिंग सिस्टम के अंतर्गत हमारे विभिन्न संस्कारों को ढाला गया। कहने का मतलब कि आज की जनरेशन कंप्यूटर की भाषा को शायद बहुत अच्छे से समझती है, तो क्यों ना उसी भाषा में उसे समझाने का प्रयास किया जाए। तो चलिए बात करते हैं संस्कारों की। एक बात और मैं यहाँ जो जोड़ना चाहूँगी वो ये है कि हमारे वेदों में कहा गया है कि मन, कर्म और वचन की शुद्धता ही संस्कार है। कैसे और किस किस प्रकार से यह आप आगे देखेंगे, लेकिन बहुत ही सरल भाषा में इसे कंप्यूटर की भाषा से समझने का प्रयास करते हैं। कंप्यूटर की भाषा में कहें या वैज्ञानिक भाषा में कहें तो हम कह सकते हैं कि जिस तरीके से सबसे पहले इनपुट होता है ना, उसके बाद हम देखते हैं उसका सेटअप किया जाता है, देन प्रोग्रामिंग की जाती है, उसके बाद अपग्रेडेशन होता है, देन प्रोडक्शन होता है और फाइनली शटडाउन होता है। हमारे जीवन के विभिन्न चरणों को भी हम अगर इन्हीं कुछ चरणों में बांट करके देखें तो हमारे संस्कारों की वह भाषा जो प्राचीन समय में हमें समझाने का प्रयास किया गया था वो बहुत अच्छी तरीके से हमें समझ में आ जाएगी। कैसे, चलिए जानते हैं। कुछ ऐसे रिचुअल्स, लॉज बनाए गए है ना, जिनके थ्रू हमारा बिहेवियर जो है वो ऑटो कंट्रोल होता रहे। ठीक, तो अभी मैंने आपसे जो बात की उसी बात को आगे बढ़ाते हुए मैं आपसे ये कहूँगी कि 16 संस्कार हैं। 16 संस्कार कौन कौन से हैं और क्या क्या हैं आगे तो हम उनके बारे में जानेंगे, लेकिन मैं सरल भाषा में क्या करती हूँ, उनको 6 फेजेस में डिवाइड कर देती हूँ। जब हम उन्हें 6 फेजेस में डिवाइड कर देते हैं और हर फेज के बारे में मैं यह बताती चलूँगी कि उस फेज के अंतर्गत किए जाने वाले उस संस्कार से क्या क्या हमें फ़ायदे पहुंचते हैं और किस किस प्रकार से उस संस्कार का महत्व आज तक इस वैज्ञानिक युग में निरंतर बना हुआ है। तो सबसे पहले हमारा फेज़ 1 आता है। ठीक है, 6 फेजेस हैं, है ना, याद रखिएगा। तो सबसे पहले हमारा फेज़ 1 है। फेज़ 1 में कौन से संस्कार आते हैं? 3 संस्कार आएंगे। कौन कौन से? गर्भाधान, पुंसवन और सीमांतोन्नयन। ठीक है, गर्भाधान एक ऐसा संस्कार है, ये सारे संस्कार, ये तीनों संस्कार जो हैं बर्थ के पहले के संस्कार हैं, यानी कि बच्चे के जन्म के पूर्व में किए जाने वाले संस्कार हैं। इन संस्कारों में क्या है कि जब माता के गर्भ में बच्चा आता है तब से ही हम इस बात का ख्याल रखना शुरू कर देते हैं कि बच्चा सुरक्षित हो और स्वस्थ हो और माता भी स्वस्थ हो, सुरक्षित हो, और उसके बिहेवियर और उसके खान पान पर ध्यान देना शुरू कर देते हैं। इन तीनों संस्कारों के अंतर्गत हम इस प्रकार का प्रयास करने की कोशिश करते हैं कि यह निश्चित हो जाए कि जो महिला है वो एक बच्चे को जन्म देने जा रही है, उसे किस प्रकार का इमोशनल सपोर्ट मिले सोशल की तरफ से, और उसे किस प्रकार का इन्वायरमेंट मिले सोशल गैदरिंग में, और उसकी डाइट कैसी हो, उसका खान पान कैसा हो, और जो बालक बच्चा है उसके गर्भ में वो स्वस्थ हो और सुरक्षित हो। इन तीनों संस्कारों में हम इस बात का ख्याल रखते हैं। उसके बाद हमारा आता है सेकंड फेज। सेकंड फेज में हम जो संस्कारों को रख सकते हैं वो कौन से हैं? जात कर्म, अन्नप्राशन और चूड़ा कर्म। ठीक है, जात कर्म, अन्नप्राशन और चूड़ा कर्म। चूड़ा कर्म को हम मॉडर्न लैंग्वेज में कह सकते हैं मुंडन संस्कार। ठीक है, इन तीनों संस्कारों में हम इस बात का ख्याल रखते हैं कि किस प्रकार से चाइल्ड का इम्यूनिटी सिस्टम बेहतर हो जाए, मदर
और चाइल्ड का एक एक्सपोजर जो होने वाला है वो कंट्रोल्ड हो, या हम कह सकते हैं बच्चे का जो डाइजेस्टिव सिस्टम हो वो भी कंट्रोल हो, क्योंकि बच्चा यहाँ दूध से सॉलिड की तरफ आता है। और हम ये भी देखते हैं मुंडन संस्कार के थ्रू या चूड़ा कर्म संस्कार के थ्रू हम ये भी जानने का प्रयास करते हैं कि किस तरीके से बालक को इस स्थिति के लिए भी तैयार किया जाता है कि वह यह जाने कि आपकी आइडेंटिटी इस जीवन में किसी भी समय चेंज हो सकती है, और उसी के साथ डिसिप्लिन के तरीके से हमें अपने जीवन में आगे बढ़ना है। ठीक है, उसी को अपने साथ ले करके आगे बढ़ना है। तो यहाँ पर एक न्यू आइडेंटिटी के साथ में बालक का परिचय समाज को कराया जाता है। उसके बाद हम आते हैं थर्ड फेज में। थर्ड फेज में हम जिन संस्कारों को रख सकते हैं वो कौन से हैं? कर्णभेद, विद्यारंभ, उपनयन और वेदारंभ। ये जो चारों संस्कार हैं, अगर हम इसको आधुनिक भाषा में आपसे कहें, कंप्यूटर की भाषा में आपसे कहें, तो एक प्रकार की प्रोग्रामिंग सेटअप करने की बात होगी। यानी कि यहाँ पर बच्चे को लर्निंग प्लस डिसिप्लिन दोनों सिखाने की प्रक्रिया है। इसके अंदर क्या होता है, उसके माइंड को तैयार किया जाता है, उसके बिहेवियर को तैयार किया जाता है, और उसकी एजुकेशन का पूरा पूरा ध्यान रखा जाता है कि उस किस किस प्रकार की एजुकेशन प्रदान की जानी है। उसके बाद हम ये भी कह सकते हैं कि जो बच्चा है उसका मन बहुत ही कोरा है, उस पर हम जिस भी चीज़ को लिखना चाहते हैं उस चीज़ को यहाँ पर बहुत ही आसानी से हम लिख देते हैं। तो यहाँ पर बच्चा सीखने की प्रक्रिया में आ जाता है। उसके बाद हमारा जो फोर्थ फेज आता है, उस फोर्थ फेज में हम जिस संस्कार को रखते हैं उसे हम कह सकते हैं केशांत और समापवर्तन संस्कार। केशांत मतलब केशों का अंत करना, और यहाँ पर विद्या का भी समाप्ति का समय आ गया। तो एक तरीके से हम बच्चे को तैयार करते हैं कि अब आपका बालकपन जो है वो समाप्त हो रहा है और आप एडल्ट की तरफ बढ़ रहे हैं, यानी टीनेज से अब वो एडल्ट की तरफ प्रोसेस में आ जाता है। और हम कह सकते हैं कि उसकी ह्यूमन बॉडी भी अपग्रेड होने लगती है। तो विभिन्न चीज़ों के साथ में तादाम में रखते हुए कैसे वो सोशल के प्रति जागरूक होता है, और किस तरीके से वह यह समझता है कि सोसाइटी की आवश्यकता के अनुरूप उसे कैसे कार्य करना है। ठीक है, और किस प्रकार से उसे यह भी समझना होता है कि अब चाइल्डहुड एक्टिविटी को वह क्लोज करता है और आगे वो एक रियल वर्ल्ड में प्रवेश करता है। अब उसके बाद एक चीज़ और हम कह सकते हैं कि हम ये भी कहेंगे कि बच्चा ये जानता है कि अब तक उसने जो कुछ भी सीखा है अब उसे अप्लाई करने का समय आ गया है ना। अब अगला जो हमारा फेज आता है उसको हम कह सकते हैं फिफ्थ फेज, बहुत ही बढ़िया फेज, जिसको हम कहेंगे कि विवाह संस्कार इसके अंतर्गत आता है। विवाह संस्कार क्या है? विवाह संस्कार के अंतर्गत बच्चा एडल्ट हो चुका है, अब समाज को उसे वो प्रदान करना है जिसके लिए वह तैयार किया गया है। ठीक है, सबसे पहले उसे अपने जैसी ही एक संतान को जन्म देते हुए समाज को आगे बढ़ाने की प्रक्रिया करनी है। दूसरी प्रक्रिया क्या है? यहाँ पर यह स्थापित करने का प्रयास किया जाता है कि जो रिलेशनशिप है वो रैंडम नहीं हो सकती, एक स्ट्रक्चर्ड फेज में ही आपका जीवन निश्चित रूप से चलना चाहिए। थोड़ी सी आधुनिक बात भी मैं यहाँ पर आप लोगों से करना चाहूँगी कि जैसे आजकल हमें बात सुनने को मिलती है कि लिव इन रिलेशनशिप है, या हमें सुनने को मिलता है कि किसी का पिता कोई और है, माता कोई और है, बच्चा कहीं और किसी के साथ में रह रहा है। तो इस प्रकार की जो एक्टिविटीज़ हैं जो आपको वर्तमान समाज में देखने को मिल रही हैं, वहाँ पर इस प्रकार के किसी प्रकार के दोष नहीं थे। वहाँ पर क्या था, एक स्ट्रक्चर्ड फॉर्म था, एक निश्चित चीज़ें थी, तय थी कि किस प्रकार से उसे विवाह करने के पश्चात किन किन चीज़ों में प्रवेश करते हुए आगे बढ़ना है और कैसे कैसे उसे अपना जीवन व्यतीत करना है। इस पर आगे चल कर के हम खुलकर बात करेंगे और भी अच्छे तरीके से। अभी आप ऐसे समझिए कि यह एक सोशल इंजीनियरिंग का एल्गोरिदम है, ठीक है, जो यहाँ समझाने का प्रयास किया जाता है इस संस्कार के थ्रू। उसके बाद आते हैं हम अपने सिक्स्थ लास्ट फेज में। यह लास्ट फेज के अंतर जो सबसे महत्वपूर्ण संस्कार है वो क्या है? आपका अंत्येष्टि संस्कार, यानी कि जीवन की प्रक्रिया पूर्ण होने की तरफ है और अब ये डेथ भी एक प्रोसेस के तहत होगी। यानी यहाँ पर डेथ के लिए भी क्या कहा गया है कि एक ऑर्गेनाइज्ड प्रोसेस होगा। यहाँ पर मृत्यु को भी किस तरीके से अध्यात्म से जोड़ते हुए, जीवन का परम लक्ष्य बताते हुए, किस तरीके से उसके जीवन की सत्यता को जानने के लिए उसको
प्रेरित किया जाता है, ये सारी चीज़ें यहाँ पर देखने को मिलती हैं। तो ये तो मैंने आपसे बात की अपनी लैंग्वेज में कि किस तरीके से हम सरल भाषा में इन 6 फेजेस के अंतर्गत संस्कार को रख सकते हैं। एक छोटी सी झलक लेके चलते हैं। अगर हम 16 संस्कारों के नाम लेते हुए एक एक लाइन में कहें तो क्या कह सकते हैं? तो हम कह सकते हैं फर्स्ट गर्भाधान संस्कार। उसके अंदर क्या है? सही समय पर सही गर्भ हो और माता और शिशु दोनों का ख्याल रखा जाए, उनकी देखभाल, उनके स्वास्थ्य का ध्यान रखा जाए। दूसरा पुंसवन, गर्भ के 3 माह में किया जाने वाला संस्कार। इसके अंदर क्या है कि प्रेगनेंसी जो है वो बहुत बेहतर हो, कैजुअल ना हो, यहाँ पर माँ के खान पान और उसके स्वास्थ्य का ध्यान रखने की चर्चा है। सीमांतोन्नयन में क्या है कि प्रेग्नेंट वुमेन को स्वस्थ रखा जाए, खुश रखा जाए, प्रसन्न रखा जाए, उसका स्ट्रेस बिल्कुल दूर किया जाए, इस प्रकार किया जाने वाला संस्कार। जात कर्म, बच्चे के साथ समाज की बॉन्डिंग, बच्चे के साथ माता पिता की बॉन्डिंग, उसका इन्वायरमेंट सेटअप करने की बॉन्डिंग, वह एक नई पहचान के साथ समाज में जन्म लेता है, वो यहाँ डिसाइड होती है। उसके बाद नामकरण, समाज में उसकी आइडेंटिटी मेंटेन करने की बात होती है। निष्क्रमण, एक कंट्रोल एक्सपोजर मिलने की बात है। यहाँ पर इन्वायरमेंट से धीरे धीरे उसका किस प्रकार तादात्म्य स्थापित होता है वो तय किया जाता है। फिर आता है अन्नप्राशन, अभी तक बच्चा दूध पर था, अब वो कैसे सॉलिड की तरफ बढ़ता है, उसके स्वास्थ्य की बात की जाती है। अब चूड़ा कर्म यानी कि मुंडन संस्कार, मैंने पहले भी बात की आपसे कि एक प्रकार का सिंबॉलिक संरचना जिसके अंतर्गत रीसेट किस तरीके से बच्चे को किया जाता है, उसे बताया जाता है कि जीवन में कभी भी आपकी आइडेंटिटी चेंज हो सकती है और उसी के साथ आपको अपना जीवन चलाना होगा। इसके बाद आता है कर्ण भेद, आपके जो भी कर्म होंगे, आप जिस भी वर्ण के होंगे उस वर्ण के अकॉर्डिंग आपके कर्म क्या होंगे, ये सारी चीज़ें डिसाइड करने का समय। उसके बाद विद्यारंभ, हर बच्चे के लिए एजुकेशन ज़रूरी है। यहाँ पर यह बहुत ही अच्छे तरीके से मैं कहना चाहूँगी कि प्राचीन भारत में इस बात का ख्याल रखा गया कि सभी को एजुकेशन मिल सके, सभी को शिक्षा मिल सके। ऐसा नहीं था कि शिक्षा किसी विशेष वर्ग के लिए ही स्थापित की गई थी। उसके बाद था उपनयन। उपनयन एक प्रकार का डिसिप्लिन लाइफ, एक प्रकार की दैनिक डिसिप्लिन दिनचर्या है ना, जिसके अंदर निश्चित तरीके से सही रूटीन क्या होना चाहिए बालक का, वो ये समझने का प्रयास करता है। उसके बाद वेदारंभ, वेदारंभ फोकस नॉलेज है ना, ये ध्यान रखना होगा। ध्यान भंग करने वाली हर वस्तु से दूर रखने का प्रयास। वर्तमान से तुलना करूँ तो बच्चे जो आजकल ध्यान भंग करने वाले मोबाइल, टैबलेट्स या बहुत सी अन्य चीज़ों गतिविधियों में लिप्त रहते, ऐसी कोई चीज़ यहाँ पर देखने को नहीं मिलती। यानी कि उस समय की अगर बात करें तो मोबाइल टैबलेट तो उस समय था ही नहीं, लेकिन उस समय भी बहुत सारी ध्यान भंग करने वाली वस्तुएं ज़रूर रही होंगी, तो उनसे दूर रखने का प्रयास बच्चे को किया जाता था। केशांत, मैंने पहले भी बात की, फिर बताती हूँ। मैच्योरिटी एक्सेप्ट करने का समय, यानी बच्चा टीन एज से एडल्ट की तरफ आता है, समाज की तरफ रुख करता है। समापवर्तन, बच्चे का समाज से, परिवार से, पृथ्वी से, अन्य लोगों के बीच में तादात्म्य स्थापित करने का समय, और उसे यह बताने का समय कि अभी तक आपको जो कुछ प्राप्त हुआ अब आपको सोसाइटी को रिटर्न करने का समय आ गया है। उसके बाद आपका आता है क्या? विवाह संस्कार। मैंने पहले भी बात की, फिर कहूँगी सबसे महत्वपूर्ण संस्कार जिसके अंतर्गत ही हमारा सोशल जीवन आगे बढ़ता है, ठीक है। और पॉपुलेशन कंट्रोल करने के बाद भी यही इसके अंतर्गत देखने को मिलती है। आगे हम इस पर विस्तार से चर्चा करेंगे। उसके बाद आता है हमारा अंतिम संस्कार जिसको हम अंत्येष्टि कहते हैं। अंत्येष्टि संस्कार मतलब एक प्रकार का स्ट्रक्चर्ड प्रोसेस डेथ का, और कैसे ये अध्यात्म की तरफ झुकाव करता हुआ आगे बढ़ता है। तो ये बात की मैंने आपसे 16 संस्कारों की। बच्चों 16 संस्कारों की बात करने के बाद ये भी मैं एक बात आपसे कहना चाहूँगी कि हमेशा इस बात का ख्याल रखिए कि आपकी व्यक्तिगत स्वतंत्रता, यानी कि आपका जो पर्सनल आपकी आइडेंटिटी होती है, आपकी जो व्यक्तिगत फ्रीडम होती है ना, वो सामाजिक फ्रीडम से हमेशा छोटी होनी चाहिए, ठीक है। ये बात कई विद्वानों के द्वारा भी समझाई गई है। मैं बहुत ही सरल भाषा में आपको बताने की कोशिश करूंगी कि आपका जो व्यक्तिगत फ्रीडम है वो आपके सोशल ऑर्डर से हमेशा छोटा होना चाहिए, क्योंकि अगर ऐसा नहीं होता है तो क्या होता है, हमारा सोशल सिस्टम खराब हो जाता है। हमारी भारतीय संस्कृति की जो पहचान है, हमारा अपना बनाया गया सोशल सिस्टम, हमारे प्राचीन समय से लेकर चला आ रहा वर्तमान समय तक चलने वाला सोशल सिस्टम,
बहुत ही बेहतर तरीके से जीवन को चलाने वाला सोशल सिस्टम प्रभावित हो सकता है। तो इसलिए संस्कारों का हमारे जीवन में एक बहुत ही महत्वपूर्ण रोल है। आगे हम इन संस्कारों से रिलेटेड या और भी बातें करेंगे अपने अगले वीडियोस में। थैंक यू।